हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे करीब करीब 300 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको एक दो बार रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है किससे बना है? कंप्यूटर कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डाटा। डाटा क्या है? असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह है जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन। यह क्या है? जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी सूचना ही होती है। और दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचना कहते हैं। इसके बाद बीट। देखिए, बीट क्या है? यह कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति की इकाई है, यानी कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बीट कहते हैं। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 और 1 को अंकित किया जाना प्रदर्शित करती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। इसके बाद बाइट होता है, यानी थोड़ा इससे ज्यादा बड़ा होता है, और यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर अंक तथा विशेष चिन्ह ASCII कोड में जो है संचित होता है, और ASCII कोड जो है 8 बिट का होता है। और इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर बाइट बनाती है। इसके बाद भारत में कंप्यूटर का विकास किस तरह से रहा देख लेते हैं। HEC-2M विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव 1940 के दशक के मतलब कि अंतिम वर्षों में ही हो गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, 1956 की बात है। उस समय भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 10 लाख रुपए में खरीदा और इस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M, और इसे जो है कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है TIFRAC। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था जिसका विकास 1962 में किया गया, और इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है। इसके बाद परम आया। परम जो है अमेरिका के द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई। परम जो है पुणे स्थित CDAC के द्वारा डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। परम 8000 जो है परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था, और इसका विकास 1991 में किया गया था। इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर कहा जाता है या माना जाता है, और परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ब्रह्म है। याद रखिएगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, आकार और कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर को जो है 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद माइक्रो, फिर आपका मेन फ्रेम, इसके बाद सुपर कंप्यूटर। इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर, देखिए ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें जो है माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर्स को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद पामटॉप कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर है और टैबलेट कंप्यूटर है। ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। इसके बाद इसमें जो आया नेक्स्ट था मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर आकार में जो है बड़े होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर की
कह सकते हैं जो वर्ड लेंथ होता है 32 बिट का या इससे अधिक का भी होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोग आदि के लिए किया जाता है। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग क्या है? ये कंप्यूटर जो है बड़ी कंपनियां और ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रयोगता यानी यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं और इनकी मेमोरी जो है बहुत अधिक होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो प्रयोग है आपको ध्यान में मतलब कि रहना चाहिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था अमेरिका में 1929 में हुआ था। तब बाइनरी डिजिटल तकनीक वाले आज के कंप्यूटरों का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय यह शब्द गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी आईबीएम के एक ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में गढ़ा गया था जिसे अपने समय के सबसे तेज गणना मशीन मतलब माना जा रहा था। तो इसे गणना मशीन कहा जा रहा था। आजकल के जो सुपर कंप्यूटर हैं इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि के कंप्यूटरों का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह होते हैं जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिल समस्याओं का तुरंत मिनटों सेकंडों में हल निकाल लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स जैसी इकाइयों का प्रयोग होता है। प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं कर देने वाले सुपर कंप्यूटरों का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणनाएं करने की जरूरत पड़ती है। मसलन मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियारों, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिकों, इनके अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का जो है प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जो मुख्य भाग है अब देख लीजिए, 4 प्रमुख इकाइयां हैं कंप्यूटर के जो मुख्य भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाई होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा होता है इनपुट यूनिट, और चौथा होता है आउटपुट यूनिट। ये 4 जो होते हैं प्रमुख इकाई हैं कंप्यूटर का। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर कंप्यूटर है इनके पीढ़ियों को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कहा जाए स्पष्ट शब्दों में तो कंप्यूटर के जो 5th जनरेशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो जनरेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप एक बार में पूरी डेटा को जो है एनालिसिस कर पाए, ठीक है। देखिए, जो प्रथम जनरेशन था, प्रथम पीढ़ी था, ये कब का था? 1940 से 1956 तक। इसमें जो हार्डवेयर के रूप में जो प्रयोग किया गया था प्रथम जनरेशन में, जो प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग होता था, और सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा का प्रयोग। और इसकी विशेषताएं थी, यह बड़ा आकार का होता था, खर्चीला होता था, और इसका जो उपयोग होता था सीमित होता था। जैसे आप उदाहरण में दिया गया एनिएक, ठीक है। इसके बाद और भी हैं, आप देख लीजिएगा। जो सेकंड जनरेशन आया उसका जो समय है 1956 से 1963 है, ठीक है। इसमें जो प्रयोग हुआ मतलब इसमें जो हार्डवेयर प्रयोग होता था हार्डवेयर के रूप में वो था वैक्यूम ट्यूब की जगह और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग और मैग्नेटिक टैप और डिस्क का प्रयोग होने लगा। और सॉफ्टवेयर के रूप में असेंबली भाषा, ठीक है, फोर्ट्रेन है, कोबोल है, इनका प्रयोग हुआ। और इनकी विशेषताएं थी, आकार में छोटे होने लगे, संग्रह क्षमता और गति जो है मतलब प्रथम जनरेशन से काफी अधिक हो गया। जैसे IBM 1620 है और IBM 7094 है। इस तरह से जो इसके उदाहरण दिए गए आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन था इसका जो समय था 1964 से 1971, और इसमें जो मतलब कि जो प्रयोग किया गया था, क्या प्रयोग किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किल का प्रयोग होता था, और इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में OS सिस्टम का प्रयोग हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ जिसे हम बेसिक का प्रयोग कह सकते हैं। और इसका जो मतलब कि विशेषताएं था, इस तीसरी या थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे इनकी विशेषताएं था, ये बहुत छोटे आकार के होते थे, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में ये अनुप्रयोग थे। और इसका जो उदाहरण है मिनी कंप्यूटर्स। इसके बाद 4th जनरेशन आया, यानी 1971 से वर्तमान तक।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इसमें प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर हुआ करता था, इन पदार्थों की मेमोरी में जो है उपयोग हुआ। इसका जो सॉफ्टवेयर था, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस, ये प्रयोग होता था। और इसका जो उपयोग था तेज गति से गणना करने के लिए, कम मूल्य का भी था, यानी इसको जो डेवलप करने में जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे कम मूल्य में ये बनने लगा। और इसका जो उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ जो जनरेशन है, जो पांचवी पीढ़ी है, वर्तमान और उससे आगे की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के रूप हार्डवेयर के रूप में जो है प्रयोग किया गया, यानी किया जाएगा और किया जा रहा है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग हो रहे हैं इंटरनेट, मल्टीमीडिया, कृत्रिम बौद्धिकता यानी जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, सॉफ्टवेयर, सभी हाई लेवल की भाषाएं जैसे C++, जावा और .NET का भी प्रयोग हो रहा है। और इसका जो उपयोग है अत्यंत छोटा है, तीव्र गति से ये कार्य करता है, उपयोग में आसानी है, आसानी से ये उपयोग में लाया जा सकता है, बहुआयामी अनुप्रयोग है ध्वनि, दृश्य और टेक्स्ट के मामले में। जैसे आप देख सकते हैं नोटबुक है, पामटॉप है, सुपर कंप्यूटर इसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, जो फिफ्थ जनरेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस जनरेशन में हार्डवेयर में क्या क्या प्रयोग होता था, हार्डवेयर के संदर्भ में पूछा जा सकता है, या इसका जो है मतलब कि सॉफ्टवेयर के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, यह मतलब कि कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है सीपीयू, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिस्टम यूनिट में सीपीयू एक मुख्य हार्डवेयर होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम एएलयू कहते हैं। इसके बाद होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा सूचना और अनुदेशों के भंडारण और पुनर्मुद्रण यानी स्टोरेज एंड रिट्रैवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का जो है प्रयोग किया जाता है। मेमोरी आपको पता ही है कि मेमोरी जो होता है डेटा को संग्रह करता है, जो मतलब कि एक यादाश्त के रूप में जो है इसको इसमें हम लोग संग्रह कर सकते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी होता है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। इन दोनों मेमोरी के बारे में आपको पता होगा, जो फोन लेते हैं तो आप लोग पता भी करते हैं कि इंटरनल मेमोरी कितना है, एक्सटर्नल मेमोरी कितना है। तो इसके संदर्भ में आपको समझ में मतलब कि आ जाएगा और आपको समझ भी होगा जहां तक मुझे लगता है। मेमोरी की क्षमता को देखिए बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका क्रम भी याद रखिएगा, जिससे पूछा जा सकता है कि जो मेमोरी का सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, बाइट होता है, मेगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, जिसे हम लोग जो कहते हैं मतलब बाइट कहते हैं, केबी में कहते हैं, एमबी में कहते हैं और जीबी कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। आंतरिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, यह कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के द्वारा जिन दो प्रकार के आंतरिक स्मृतियों का उपयोग किया जाता है वे हैं रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। रैम क्या है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर जो है कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है, अर्थात इसमें संग्रहित डाटा जो है कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है और उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस मेमोरी में भंडारित डाटा का अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न ही किसी अन्य सूचना या डेटा को जो है वहां भंडारित किया जा सकता है। यह मेमोरी कंप्यूटर में अस्थायी रूप से रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं जो संग्रहित रहती हैं नष्ट नहीं होती हैं। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नामक का एक प्रोग्राम
रोम चिप में संग्रहित होता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाह्य स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी हम जिसे कहते हैं, तो बाह्य स्मृति को द्वितीयक मतलब मेमोरी भी कहते हैं या स्मृति कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क जिसे सीडी डीवीडी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हार्ड डिस्क है ये क्या है? हार्ड डिस्क देखिए, एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क होती है। प्रत्येक डिस्क या ट्रैक में यह विभाजित होती है और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो सीडी की तरह होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता जो होता है सीडी से 15 गुना तक होता है। जो डीवीडी है यह दो प्रकार का होता है, एक डीवीडी आर है, एक डीवीडी आरडब्ल्यू। इसका मतलब देखिए, जो पेन ड्राइव है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो डीवीडी रे होता है या जो आप ब्लू रे कहते हैं ना, जो अब देखिएगा डीवीडी पे तो कुछ रे होता है, उसमें ब्लू इस तरह से कुछ आपको जो है मतलब उसमें चमकता दिखेगा। तो डीवीडी दो प्रकार का होता है, एक डीवीडी आर जिसे हम बोलते हैं, एक डीवीडी आरडब्ल्यू। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव जो है इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव वर्तमान डाटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। और देखिए इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया है थोड़ा बहुत। तो जो ब्लू रे डिस्क है जिसे डीवीडी का हम लोग उन्नत संस्करण कह सकते हैं। ब्लू रे डिस्क में जो ब्लू लेजर होता है इसके रंग को, कलर को तथा रे को, ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। तो ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग को, जो लेजर का रंग होता है, जो कलर होता है, इसको जो है रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। इनपुट जो युक्तियां हैं या इनपुट जो यूनिट्स हैं, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जिन युक्तियों या यूनिट्स का प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियां आगम अथवा इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। और कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बोर्ड, लाइट पेन आदि। तो पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कीबोर्ड होता है, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सारे जो है इनपुट युक्तियां हैं। और इसके बाद है आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स यानी आउटपुट युक्तियां या निर्गम उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जहां किसी संगणन के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई के द्वारा दिखलाया जा सकता है, प्रिंटर के द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं और चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, अथवा अन्य किसी विधि के द्वारा यह जो है निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, एलसीडी। ये जो होते हैं आउटपुट यूनिट होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह कंप्यूटर का मुख्य क्या होता है? मुख्य प्रोग्राम होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम होता है, इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी इंटरनल ऑपरेशंस होता है इसको कंट्रोल करता है। आप अगर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, अगर आप उस पर देखिएगा जब विंडोज आप फॉर्मेट करते हैं तो जो है मतलब कि जब कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, होगा भी तो ब्लैंक होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वो चीज होता है मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बिना कंप्यूटर को जो है मतलब बिना सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुछ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके संदर्भ में जो है कार्य करते हैं। एक होता है दूसरा मतलब एक तो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये एक या अधिक प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसमें प्रोग्रामर्स के द्वारा एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लिखने के लिए, आंकड़ों को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना, लेन देन के हिसाब आदि के लिए जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे
उदाहरण देख लीजिए, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आदि है, ये सारे जो होते हैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामर के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है जिसे मशीन भाषा कहते हैं, और यह भाषा जो है 1 सेकेंड एवं 0 सेकेंड, वंस एंड जीरो पर आधारित होता है, और इसीलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं, 1S और 0S, जिसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं या मशीनी भाषा भी हम लोग इसे जो है कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है कोबोल, लोगो, बेसिक, एल्गोल, C++, कोमोल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, RGP और लिस्प एंड स्नोबॉल। देखिए, पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें एक जो होगा आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखना है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक समूह होते हैं जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने और सूचनाओं संसाधनों को साझा और इस्तेमाल करने में ये जो होते हैं सक्षम होते हैं। नेटवर्क के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क देखिए, इनके जो प्रकार है निम्नलिखित हैं। पहला होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, यानी लोकल मतलब आपको मालूम है, कहते हैं ना कि ये लोकल लोग हैं, तो इसका जो मतलब कि जो परिधि होता है, जो इसका एरिया होता है, सीमित होता है। जैसे घर, ऑफिस, भवनों का छोटा समूह आदि का कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क से जो होता है संबंध रखता है। इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बृहद स्तर पे होता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर जो होते हैं आपस में लीड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि जो होती है बहुत बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों के द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो एटीएम है यह सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है। इसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। इसके अंतर्गत देखिए 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क और एक साथ जुड़े होते हैं, यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिसे हम मैन कहते हैं, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच, हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसके बाद होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WW कहते हैं। अब जब भी किसी साइट को आप लॉगिन करिएगा तो वहां पे देखिएगा www. मतलब कि और जो भी उसके साइट के नेम होंगे .com होता है। तो इस तरह से जो www होता है इसके बारे में पूछा भी गया है कि www क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो मतलब www का अनुप्रयोग जो है, इसका आविष्कार जो है ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टीम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। फ्रेंच स्विस सीमा पर जिनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, जिसे सर्न कहते हैं, इसमें किया गया था। तो WW का जो फुल नेम है वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आविष्कार टीम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है, ठीक है। और क्या है, इसने टीम बर्नर्स-ली ने फ्रेंच स्विस सीमा पर जिनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स में किया था, जिसे हम सर्न कहते हैं। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो के साथ होता है सूचना को अनेक पेजों में मतलब कि इस WW के सहायता से जो है इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। और इस सेवा की जो विशेषता है वह यह है कि इसके द्वारा वेबसाइटों में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइटों पर एक जो है माउस के क्लिक करने भर से जो होता है मतलब कि जाया जा सकता है। इसके बाद ईमेल क्या होता है, आपको मालूम है बहुत मतलब लोग ईमेल करते हैं, या आज के समय में ईमेल एक आम बात है।
ईमेल देखिए वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ अपने मित्र या सहपाठी या व्यापारी सौदे के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश चंद मिनट चंद सेकंड में जो है भेज सकते हैं और कुछ ही क्षणों में यह जो है उसको यह संदेश प्राप्त भी हो जाएगा। तो ईमेल जो है मतलब कि संदेश भेजने का एक तीव्रतम जो है माध्यम है। देखिए इसके जो प्रश्न हैं जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें करीब जो है 300 क्वेश्चन कवर किया गया और इससे कहीं ज्यादा हम लोग और भी क्वेश्चन जो है डिस्कशन के दौरान ही जो है क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान ही कवर करेंगे। तो देखिए वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए तो अभी जो है यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके प्रश्न को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।